हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस क्लब। आज मैं अनुच्छेद के पार्ट 2 के साथ आया हूँ। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, बहुत लोगों ने देखा, बहुत ने शायद मिस कर दिया है, वो जाकर देख लें। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज उसी का पार्ट 2 लाया, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ना है, हमें सब याद करते हुए चलना है। एक बार बहुत ज्यादा पढ़ के कोई फायदा है नहीं। इतने दिन से नहीं पढ़ा, अभी पढ़ रहे हैं तो अभी आराम से पढ़े ताकि एक बार में सारा हमको याद हो जाए। तो उसी को पार्ट 2 बना रहे हैं, आज पार्ट 2 के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पहले जैसे आपको बताया है कि हम सभी चीज को पार्ट वाइज पार्ट पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर, मतलब कि कौन से चैप्टर में कौन से अनुच्छेद आते हैं उनको उसी के साथ पढ़ेंगे। जैसे मैंने पहले राष्ट्रपति का बना दिया है, प्रधानमंत्री का बता दिया है, उस तरीके से अलग अलग करके बता दिए हैं ताकि आपको याद करने में ज्यादा इजी हो। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं संसद के साथ आया हूं। संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, महान्यायवादी, कैग, राज्यपाल और मंत्री परिषद है। इसके बाद और पढ़ेंगे, इसके बाद और है कुछ अनुच्छेद और बच जाएंगे, उनको भी देखेंगे। लेकिन पहले इतना पे अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले संसद आर्टिकल 79 में है। संसद, जैसा पता है हम लोग के देश में संसद है। वो संसद संवैधानिक रूप से है, तो संविधान में उसके लिए कोई ना कोई अनुच्छेद होगा ही होगा। तो उसके लिए आर्टिकल 79 कि भारत में एक संसद होगा, ये आर्टिकल 79 है। अब संसद के अंदर क्या आता है? संसद के अंदर आता है राज्यसभा, लोकसभा, ठीक। और मतलब कि कार्यपालिका के अंग में राष्ट्रपति भी जुड़ जाते हैं। लेकिन संसद हम लोग मेनली दो को बोलते हैं, एक राज्यसभा और लोकसभा। तो जैसे पहले संसद होगा तो फिर संसद के पार्ट होंगे। तो 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। हाँ, तो 81 में हो गया लोकसभा। अब इन तीनों को एक साथ हम याद करते हैं, 79, 80 और 81। 79 संसद होगा। संसद में क्या पार्ट आता है? एक राज्यसभा, एक लोकसभा। पहले 79 में संसद याद कर लिए। अब राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं। तो यू से अपर, और मतलब अ से याद कर सकते हैं। याद करने का ट्रिक एक तरीके से बोलिए, अ से अपर और अ से 80, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। या फिर याद कर सकते हैं, इसको अपर हाउस बोलते हैं तो ये हमेशा लोकसभा के पहले आएगा। तो पहले आएगा तो 80 में राज्यसभा हो गया और 81 में लोकसभा। इन तीनों को एक साथ याद कर लीजिए संसद में। और इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम में भी आता है और लोअर लेवल के एग्जाम में भी आता है। तो इसको याद करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन तीनों को। अब यहां से याद करते हैं अनुच्छेद 100। इसमें क्या है? निर्णायक मत। अब देखिए इसको याद कर लेते हैं 50-50 करके। 50 + 50 यहां हो गया 100। और 50 में जब किसी भी संसद का अधिवेशन चल रहा हो, वहां वोटिंग का बात आता है, तो जब दोनों तरफ के वोट इक्वल हो जाते हैं तो अध्यक्ष महोदय वहां पे निर्णायक मत देते हैं। उनके मत से ही डिसीजन होता है, रिजल्ट निकलता है। तो उसी को बोलते हैं निर्णायक मत। तो जब 50-50 दोनों साइड प्लस हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, तो वहां पे आता है आर्टिकल 100 के तहत किसी अध्यक्ष का निर्णायक मत। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। आर्टिकल 105 में है संसद को विशेषाधिकार। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, ऐसे विधेयक होते हैं जिनके लिए संसद को विशेष अधिकार प्राप्त है, तो वो आर्टिकल 105 के अधीन आता है। अब आता है आर्टिकल 108। इसमें है संयुक्त अधिवेशन। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी विधेयक बहुत दिन से चलते आ रहा है, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा, उस पर कोई रिजल्ट बाहर नहीं आ रहा है, तो या फिर दोनों में उसमें मतभेद चल रहा, दोनों सदन में, राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद चल रहा है उस टॉपिक को रिलेटेड, तो राष्ट्रपति वहां पर संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। और इसको कौन बुलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और लेकिन ये इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले तो बन जाता है अनुच्छेद किसमें है संयुक्त अधिवेशन? तो अनुच्छेद आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन है। इसको बुलाता कौन है? तो इसको बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ना कि राज्यसभा का अध्यक्ष। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो समझते हैं राष्ट्रपति बुलाता है तो संयुक्त अधिवेशन है तो सबसे बड़ा आदमी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष इस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो यहाँ हो गया 108।
अब बताते हैं आर्टिकल 110 यहाँ है धन विधेयक, और आर्टिकल 117 यहाँ है वित्त विधेयक। इन दोनों को एक साथ याद कर लीजिए, आर्टिकल 110 और 117 इसको एक साथ याद कर लीजिए। इसमें है धन विधेयक, पैसे से रिलेटेड बात, और यहाँ है वित्त विधेयक, ये भी है पैसे से रिलेटेड बात, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है। इसमें धन विधेयक में अलग अलग जगह को धन देना, अलग अलग तरह का वित्त आता है। तो दोनों इन शॉर्ट है आपका धन से रिलेटेड ही, पैसे से रिलेटेड ही, तो इन दोनों को एक साथ याद कर लीजिए, आर्टिकल 110 और आर्टिकल 117। अनुच्छेद 111 में क्या है? राष्ट्रपति को विशेष पावर है। राष्ट्रपति का विशेष पावर, जब कोई विधेयक पेश किया जाता है राष्ट्रपति के पास, विधि उसको कानून बनाने के लिए, तो उस समय राष्ट्रपति के पास कुछ पावर रहते हैं जो वो उस समय यूज कर सकता है और नहीं भी। जैसे वो सिग्नेचर करके उसको कानून बना सकता है, उसको अपने पास सुरक्षित रख सकता है, या वीटो पावर जो आता है राष्ट्रपति का सबसे इंपॉर्टेंट पावर, वीटो पावर, उसका यूज कर सकता है। तो वो सब आर्टिकल 111 के अंदर ही आता है, और 111 के अंतर्गत ही राष्ट्रपति अपने विशेष पावर का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर है 112 जो वार्षिक वित्तीय आदान प्रदान आवागमन जो पैसे का हुआ है उसके बारे में, तो बजट से रिलेटेड है। तो ये सारा चीज यहाँ पैसे से ही रिलेटेड है, ठीक ना, एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़कर बाकी सब यहाँ धन से रिलेटेड है। पहला आर्टिकल 110 धन विधेयक, पैसे से रिलेटेड। आर्टिकल 111 को छोड़ देंगे, एक पावर है ये राष्ट्रपति का। आर्टिकल 112 ये भी पैसे से रिलेटेड है, बजट के लिए। आर्टिकल 117 ये भी धन विधेयक। तो इनको हम एक साथ याद कर सकते हैं, इनको एक साथ याद कर सकते हैं, और इनको एक साथ याद कर सकते हैं, इनको नहीं। तो इस तरीके से ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ संसद से रिलेटेड है। आर्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वैसे ही आर्टिकल्स को हमें याद करना है जो हमारे एग्जाम में काम दे हमें। तो ये सब आर्टिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको पहले याद करना है। तो यहां तक हो गया। अब आता है बात सर्वोच्च न्यायालय का। आर्टिकल 124, इसमें क्या है कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 129 ये एक अभिलेख न्यायालय के तरह काम करेगा। अब अभिलेख न्यायालय क्या बोलते हैं? जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई भी कानून बना दिया जाता है, मतलब एक पार्टिकुलर केस पे कोई निर्णय दे दिया गया, तो उसको नीचे के न्यायालय या खुद सर्वोच्च न्यायालय भी बोल सकता है कि इस तरीके का कानून पहले बना है, और इसी के आधार पर किसी नए कानून पर अगर केस सिमिलर हो तो निर्णय दिया जा सकता है। मतलब उसका जो निर्णय दिया हुआ वो एक तरीके से मान्य हो जाता है, साक्षी के रूप में किसी भी न्यायालय के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये होता है अभिलेख न्यायालय, और ये है आर्टिकल 129 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है। अब है आर्टिकल 131। तो अनुच्छेद 131 में है मूल आरंभिक अधिकार और क्षेत्र अधिकार। जैसे सुप्रीम कोर्ट को कुछ बेसिक पावर्स दिए गए हैं, कुछ उनके पास बेसिक पावर है हर क्षेत्र में, तो उसके बारे में विवरण इस तरीके यहाँ पर किया हुआ है, इस अनुच्छेद में किया गया है कि उसके मूल आरंभिक अधिकार क्या होंगे, और उसी को क्षेत्र अधिकार भी बोलते हैं। तो वही आर्टिकल 131 में दिया हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट से एक लास्ट आर्टिकल जो अभी हमें याद करना है, उसके लिए अनुच्छेद 137। इसमें क्या है? इसमें है न्यायिक पूर्वावलोकन। अब न्यायिक पूर्वावलोकन क्या है? जब कोई विधि बनता है तो वो कानून के तहत है या संवैधानिक रूप से बना है या नहीं है, या उससे कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस पे विचार कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और इसी आर्टिकल के तहत उससे कुछ भी पूछ सकता है या उसको रद्द भी किया जा सकता है। ये आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है कि वो किसी विधि में हस्तक्षेप कर सकता है अगर वो संवैधानिक रूप से ना हो तो। यहाँ हमारा खत्म होता है सर्वोच्च न्यायालय। एक बार रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट खुद है। आर्टिकल 129 में है अभिलेख न्यायालय, ताकि मतलब कि उसका जो निर्णय है उसको एक साक्षी के रूप में अपने नीचे न्यायालय वो खुद यूज कर सकता है। अनुच्छेद 131 में उसके मूल आरंभिक अधिकार, उसके बेसिक पावर्स। आर्टिकल 137 में है वो किसी भी विधि पे अपना निर्णय दे सकता है या उसे संविधान के रूप में है या नहीं वो देख सकता है।
अब आते हैं महान्यायवादी और कैग। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में, अनुच्छेद नंबर 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया। महान्यायवादी होता क्या है, इन शॉर्ट हम समझे कि सरकार का वकील होता है या विधि अधिकारी बोलते हैं। देश का सबसे प्रथम विधि अधिकारी इसी को बोलते हैं, महान्यायवादी को। सरकार अपने लिए एक ऐसे व्यक्ति की क्या बोलते हैं नियुक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति को अपने लिए रखता है जो उसको विधि से रिलेटेड कुछ सलाह दे सके, तो वो महान्यायवादी ही कहलाता है। तो ये है आर्टिकल 76 में महान्यायवादी। और इसी से रिलेटेड है आर्टिकल 88। महान्यायवादी के पास एक बहुत स्पेशल तरह का पावर होता है। वो संसद के किसी भी अधिवेशन में, या वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां जा सकता है, वहां बैठ सकता है। उसके लिए हमेशा एक सीट वहां रिजर्व है और वो वहां पर बोल भी सकता है, लेकिन उसको संसद के किसी भी अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो आर्टिकल 88 में यही बताया गया है कि महान्यायवादी के पास बैठ सकता है वो किसी संसद में, वहां पे बोल भी सकता है, लेकिन वहां पे उसको मत देने का अधिकार नहीं है। तो ये आर्टिकल 88। और रहा यहाँ कैग का बात, जो दोनों मैंने एक साथ लिख दिया था, तो ये है अनुच्छेद 148 में। इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, तो सिर्फ यही पूछा जाता है कि कैग किस आर्टिकल में। तो आर्टिकल 148 के अंतर्गत कैग आता है, कैग का पोस्ट। हाँ, लेकिन इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है कि कैग का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। लोग इसको कंट्रोलर हमेशा पढ़ देते हैं और ऑब्जेक्टिव्स भी बनाने समय कंट्रोलर लिखाता है, लेकिन कंट्रोलर नहीं होता है, ये कंट्रोलर होता है। COM, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और लोग सिर्फ और सिर्फ इस कंट्रोलर को कंट्रोलर समझ के गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 76 महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं ऑफ इंडिया इंग्लिश में। अनुच्छेद 88 में संसद में मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन बैठ सकता है, बोल सकता है, कौन, महान्यायवादी। और आर्टिकल 148 में कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता क्या है, ये है सरकार का क्या बोलते हैं ऑडिटर। मतलब जैसे हर कंपनी के लिए ऑडिट करने वाला एक काम करने के लिए एक ऑडिटर होता है, उसी तरह इस सरकार का एक ऑडिटर होता है। सरकार जितने भी अपने सार्वजनिक धन का आय व्यय जो करती है, उसका लेखा जोखा रखने का काम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का ही होता है। तो यहाँ पर ये है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अभी इससे करंट न्यूज भी आया हुआ है, जैसे कल ही हुआ है क्या कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो राजीव महर्षि थे, उनका जगह ले लिया है गिरीश चंद्र मुर्मू ने, जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पहले। तो वो वहां से हटे हैं और वो अभी हमारे इंडिया के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के पोस्ट पर आ गए हैं। तो यहाँ पर एक चेंजेस हुआ है जो करंट रिलेटेड था, तो मैंने बता दिया, अभी हाल का ही न्यूज है। तो यहां पर खत्म होता है महान्यायवादी और कैग। अब आते हैं, यहां तक सारे केंद्र से रिलेटेड काम थे, अब यहां से राज्य रिलेटेड काम होगा। और इसको पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका है कि मैंने जो पहले राष्ट्रपति का वीडियो बताया है, अनुच्छेद कुछ बताया, उसको आप थोड़ा इधर रिलेट करें, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल का पोस्ट सिमिलर है, भले इनके पावर में डिफरेंसेस है और पावर जैसे राज्यपाल का थोड़ा सीमित हो जाता है राष्ट्रपति के मुकाबले, लेकिन पोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी तरह एक राज्य में राज्यपाल का काम होता है। तो इसको एक तरीके से याद करने में भी आसान रहेगा और कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं आर्टिकल 152। इसमें बताया गया कि राज्यपाल क्या है, उसके बारे में परिभाषित किया हुआ, उसके बारे में परिभाषा दिया हुआ। इसको परिभाषित किया गया है आर्टिकल 152 के तहत कि राज्यपाल क्या है, उसका पोस्ट क्या है, यही सब के बारे में थोड़ा बताया हुआ। अब आर्टिकल 153, इसमें बताया गया है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये इस पोस्ट के बारे में बताया, जैसे हमने आर्टिकल 52 में पढ़ा था कि हर देश में एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरह हर राज्य में एक राज्यपाल का पोस्ट होगा। इसके बारे में आर्टिकल 153 के बारे में बताया।
अनुच्छेद 154, इसमें इसकी शक्तियां क्या क्या है, किस तरीके से है, वही बताया गया है। जैसे राष्ट्रपति से रिलेट करें तो उसमें भी उनकी शक्ति के बारे में बताया गया था, तो उसी के बारे में इसमें भी बताया गया कि क्या उसकी शक्तियां हैं राज्य से रिलेटेड, वही है। अब है अनुच्छेद 155, इसमें निर्वाचन, किस तरीके से एक राज्य के राज्यपाल का निर्वाचन होगा, ये नियुक्ति होगा, वो उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आर्टिकल 155 के तहत तो यहाँ 155 में राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, मैंने राष्ट्रपति से रिलेट करते करते लिख दिया है, इसकी नियुक्ति होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसका भी वोट के थ्रू उसका पोस्ट पे वो इंसान आता है तो वो निर्वाचन होता है, और जब किसी इंसान के द्वारा मतलब कि कोई हायर पोस्ट के द्वारा लोअर पोस्ट के इंसान को उस पोस्ट पे रखा जाता है तो उसको नियुक्ति बोलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, बहुमत दल का नेता होता है वो, और राष्ट्रपति का निर्वाचन के थ्रू वो जाते हैं। तो वैसे ही होता है यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। हर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, तो यहाँ पर निर्वाचन नहीं, वो गलती था, यहाँ पर नियुक्ति होगा। तो आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि कौन करेगा, कैसे होगा, उसके बारे में। अनुच्छेद 161 में क्षमादान, जिस तरीके से आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान का पावर था, उसी तरीके से आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल के पास भी क्षमादान का पावर है। लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है, जैसे राज्यपाल मृत्युदंड के लिए क्षमादान नहीं दे सकता है। तो इस तरीके कुछ लिमिटेशन है, बोले ना कि दोनों पोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है राज्यपाल के पास। तो वही लिमिटेशंस में से है यहाँ, इसके पास क्षमादान का पावर तो है लेकिन कुछ लिमिटेड फॉर्म में। तो यहाँ खत्म होता है राज्यपाल से रिलेटेड। अब यहाँ से जैसे मैंने बताया कि यहाँ से आपका राज्य से रिलेटेड काम शुरू होगा, तो वहाँ राष्ट्रपति पढ़े थे, राज्यपाल पढ़े, वहाँ मंत्री परिषद पढ़े थे केंद्र के लिए, यहाँ मंत्री परिषद पढ़ेंगे राज्य के लिए। और ऑलमोस्ट सिमिलर उसमें भी 2-3 हमने आर्टिकल पढ़े थे जो जनरली पूछे जाते हैं, इसमें भी वही 2-3 है। तो 163 के तहत यहाँ पर भी एक मंत्री परिषद का गठन होगा, जो हमने वहां आर्टिकल 74 में पढ़ा था राज्य के लिए, और यहाँ 163 में। तो यहाँ पर एक मंत्री परिषद होगा राज्यपाल की सहायता के लिए। उसमें हमने पढ़ा था 75 में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख या उसके मदद के लिए। तो यहाँ पर भी आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री, जो राज्य में होता है हेड, मतलब वास्तविक प्रधान एक राज्य का माना जाता है मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री आर्टिकल 164। और अनुच्छेद 165 में है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता क्या होता है? जिस तरीके से हमने केंद्र में महान्यायवादी पढ़ा, वो केंद्र का विधि अधिकारी होता है, वैसे ही हर राज्य के पास अपना महाधिवक्ता होता है, जिसको इंग्लिश में एडवोकेट बोलते हैं, एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल हर राज्य के पास अपना विधि अधिकारी होता है, और उसी के बारे में बताया गया है आर्टिकल 165 में। इसका भी काम वही है, ये भी किसी राज्य के विधानमंडल में जाकर बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। तो काम ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन ये लिमिट इसका लिमिटेशन है सिर्फ राज्य तक, और ये है पूरे केंद्र में। तो बस यही लिमिटेशंस था यहाँ पर, ठीक। तो मैंने तो यहाँ तक बता दिया। एक वीडियो और आएगा, आपको एक वीडियो और चाहिए जिसमें पूरे अनुच्छेद आपके कंप्लीट है, क्योंकि अनुच्छेद टोटल 395 है, लेकिन हमें उतना पढ़ना नहीं है, लेकिन कम पढ़ के उसको मेमोराइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, उस तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे अगला वीडियो बहुत जल्दी आपके पास लाएं, और अभी के लिए आप इसको देखें। एक और वीडियो है पहले, उसको देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, उसको देखिए। सभी एंजॉय करिए और सभी को पढ़िए, और बस आगे के लिए थैंक यू।